आप सभी को राधे राधे भैया। नमो बुद्धाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये संस्कृत साहित्य की क्लास होगी और संस्कृत साहित्य की 9वीं क्लास होगी। 9वीं क्लास आपकी विश्वनाथ साहब की होगी। और जो संस्कृत साहित्य से प्रश्न बन रहे हैं, थोड़े से गहराई से भी प्रश्न बन रहे हैं और कम से कम 4 से 5 प्रश्न हर हाल में ही बन रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 से 7 प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। तो हमें संस्कृत साहित्य का जितना भी हमने आपको क्लास दे दिया है और सभी की पीडीएफ अपलोड है, आपको जाके आप सीधे सीधे जरा सा भी समय ना गंवाते हुए आप पीडीएफ भी आप वहाँ से रट सकते हैं, अगर आपके पास लिखने का भी समय नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी क्लास हम कर रहे हैं। इसीलिए पहले लिख के फिर उसके बाद हम समझाते रहे हैं, कम से कम आपका बहुत ही कम से कम समय खर्च हो। चलिए सीधे सीधे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनका थोड़ा सा वंश परिचय का, विश्वनाथ का। तो इनका जन्म कब हुआ था? 14वीं सदी के आसपास हुआ था, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं ना कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये थे, क्योंकि अपनी रचनाओं में इन्होंने अलाउद्दीन का भी वर्णन किया है। तो 14वीं सदी है इनका जो जो रचना काल है। और ये कहाँ जन्म हुआ था इनका? कलिंग में। कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में। फिर इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रशेखर। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। माता पिता तो खुद पूछ ही रहा है आजकल, जा देख ही रहे हो आप। और इनकी माता का नाम इन्होंने अपनी रचनाओं में उल्लेख नहीं किया है, अपने पिता का नाम उल्लेख किया और अपने पितामह यानी अपने दादा का नाम का उल्लेख किया है। तो दो ही नाम मिलते हैं इनके। एक तो इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर भी बड़े उच्च कोटि के कवि थे। ये भी बड़े उच्च कोट के कवि थे। इन्होंने भी 2 रचनाएं लिखी थी, तो दोनों को ध्यान दे लीजिएगा। एक पुष्पमाला हो गया, एक भाषाणाव। ये रचना है किसका? इनके पिता चंद्रशेखर साहब का। फिर इनके जो पितामह थे उनका नाम था नारायण दास। तो इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रशेखर। इनके पितामह का क्या नाम था? नारायण दास। और ये नरसिंह देव प्रथम और द्वितीय के आश्रयदाता थे। किसके आश्रयदाता थे? प्रथम और द्वितीय। कौन? नरसिंह देव प्रथम कह लीजिए और द्वितीय, दोनों के। फिर भानुदेव के भी आश्रयदाता थे, ये भी आश्रयदाता हैं, लेकिन मेन आश्रयदाता आपके ये नरसिंह देव प्रथम और द्वितीय ही माने जाते हैं। फिर इनको 18 भाषाओं का ज्ञाता भी कहा जाता था, क्योंकि इनको 18 भाषाओं का ज्ञान था। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न बन जाएगा कि संस्कृत कवि या महाकवि कौन थे जिनको 18 भाषाओं का ज्ञान था, यानी कौन वो कवि थे संस्कृत साहित्य के जिनको 18 भाषाओं का ज्ञान था, तो किसको ज्ञान था? विश्वनाथ साहब को। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एकदम से देख लीजिएगा कहाँ इनका जन्म हुआ, क्या उनका समय था, कौन उनके पिता थे, कौन पितामह थे, किसके शासन काल में थे। अब प्रश्न जब पूछ सकता है एक और पॉइंट, तो वहां पर आपको जो उपाधियां हैं या रचनाएं, बस यहीं से पूछ सकता है प्रश्न। तो उपाधियों की हम बात करेंगे तो इनका सबसे मेन उपाधि था या मूल उपाधि था महापात्र। इनको महापात्र के नाम से जानते थे। फिर इनको कवियों में राज यानी कविराज भी कहा जाता था, तो ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कविराज भी इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। फिर इनकी उपाधि संगीत विद्याधर की भी थी। और इनको अलंकारिक, क्योंकि इन्होंने साहित्य दर्पण जो अलंकार का ग्रंथ लिखा है उसमें अलंकार का वर्णन है, इसीलिए इनको अलंकारिक कवि भी कहा जाता था। छंद विग्राही कवि भी इन्हें कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। फिर साहित्य समुद्र का कर्णधार भी इन्हें कहा जाता है, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। फिर ध्वनि प्रस्थापनाचार्य भी इन्हें कहा जाता है, किसको? विश्वनाथ साहब को। फिर कला विद्या मालती मधुकर भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र दीक्षा गुरु भी इन्हें का उपनाम था। और कवि सूक्ति रत्नाकर भी था। और अष्टादश भाषा वार विलासनी भुजंगा, यानी इनको 18 भाषाओं का ज्ञान भी था। तो एक ये भी उपाधि है, इसको भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हमने इनकी उपाधियों को समझा, इनका वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिया। अब हम बात करेंगे जो मेन प्रश्न बनते हैं इनकी रचनाओं से। अब इनकी रचनाओं की बात करेंगे तो पहले तो हम सीधा सीधा रचनाओं को रट लेंगे। पहले हम करेंगे क्या? सीधे सीधे इनके सभी रचनाओं को रट लेंगे। फिर एक एक रचनाओं की थोड़ा सा जो डिटेल है, जो महत्वपूर्ण अंश या और प्रश्न बन सकता है उसके अंदर से, उसको भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट रचना है साहित्य दर्पण ही है। तो साहित्य दर्पण हो गया। राघव विलास जो महाकाव्य है, कुलास चरित्र हो गया। तीसरा चंद्रकला हो गया, नाटिका है। प्रभावती पर है जो प्रशस्ति परक लिखा भी इन्होंने रत्नावली के नाम से। फिर नरसिंह विजय
नरसिंहदेव प्रथम और दूसरी का भी ईश्वर गाथा का वर्णन है। फिर कंसवध है और काव्य प्रकाश दर्पण, ये काव्य प्रकाश की टीका लिखी थी इन्होंने काव्य प्रकाश दर्पण के नाम से। तो ये इनकी 9 रचनाओं का उल्लेख इनकी रचनाओं में मिलता है। तो ये 9 रचनाओं सीधा सीधा रट लीजिएगा कि इनमें से कौन सा विश्वनाथ की रचना नहीं है। ऐसे करके अब काफी प्रश्न बना रहा है, तो सभी रचनाओं को इनको देख लीजिएगा। तो साहित्य दर्पण, राघव विलास, कुल्यासुरित, चंद्रकला, प्रभावती, परिणय, प्रशस्त रत्नावली, नरसिंह विजय, कंसवध, काव्य प्रकाश दर्पण। अब हम बात करेंगे इनकी एक एक रचनाओं की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्य दर्पण की। तो साहित्य दर्पण जो कि एक अलंकार का ग्रंथ है, कितने परिच्छेदों में लिखा गया, बहुत गहराई से जाएगा तो ये पूछ लेगा कि 10 परिच्छेदों में लिखा गया। कितने भागों में है ये, 3 भागों में है। तो पहला कारिका, फिर वृत्ति, उदाहरण भाग, यानी पहले भाग का नाम है कारिका भाग, फिर वृत्ति भाग, फिर उदाहरण भाग, 3 भागों में है। फिर कितने अलंकारों का वर्णन है अगर पूछेगा, और गहराई से जाएगा तो कितने अलंकारों का वर्णन है इसमें, तो 7 शब्दालंकारों का वर्णन है और 75 अर्थालंकारों का वर्णन है, यानी 7 5 12, यानी 82 अलंकारों का इन्होंने वर्णन किया है अपने कौन से ग्रंथ में, साहित्य दर्पण में। चूंकि ये अलंकार का ग्रंथ है, कितने अलंकारों का वर्णन है, 82 अलंकारों का वर्णन है, 7 और 75, बस इतना याद रखना है। 7 शब्दालंकार, 75 अर्थालंकार का वर्णन है, 3 भागों में किया इन्होंने। फिर हम बात करेंगे इनकी दूसरी रचनाओं की, राघव विलास की। तो राघव विलास को भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये क्या है, ये संस्कृत में लिखा गया, ये इसकी श्रेणी क्या है, काव्य की महाकाव्य है। तो महाकाव्य है, संस्कृत भाषा में लिखा गया। फिर तीसरा इनका जो ग्रंथ है कुल्यासु चरित्र, कुल्यासु चरित्र ये प्राकृत भाषा में लिखा गया, ये भी क्या है, काव्य है ये, कुल्यासु चरित्र भी रट लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे इनकी चौथे प्रभावती परिणय, ये क्या है, नाटक है, श्रृंगार रस से परिपूर्ण ये नाटक लिखा गया इन्होंने, प्रभावती परिणय। फिर चंद्रकला, ये नाटिका है, इसमें नायिका भेद एवं श्रृंगार रस का वर्णन है। तो ये याद रख लीजिएगा, नायिका भेद का वर्णन विश्वनाथ के कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो चंद्रकला में मिलता है। नाटिका नायिका भेद एवं श्रृंगार रस का वर्णन है इसमें। फिर हम बात करेंगे प्रशस्त रत्नावली, तो ये 16 भाषाओं में इन्होंने लिखा और इसमें नरसिंह प्रथम और द्वितीय की विजय गाथा का वर्णन है। तो ये प्रशस्ति परक ग्रंथ है, जैसे नाम ही लिखा है इसका प्रशस्ति रत्नावली। तो इसमें नरसिंह प्रथम और द्वितीय के विजय गाथा का इसमें वर्णन किया गया है। कितने भाषाओं में है, 16 भाषाओं में लिखा गया। फिर नरसिंह विजय, ये खंडकाव्य है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये जो कलिंग नरेश थे नरसिंह, इनकी गौरव गाथा और विजय गाथा और इनकी वीरता का भी इसमें वर्णन किया गया है। फिर अगले रचना की बात करेंगे काव्य प्रकाश दर्पण, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये जो मुम्मट की काव्य प्रकाश थी उसी का ये टीका है। तो ये काव्य प्रकाश की टीका इन्होंने किस नाम से लिखा, काव्य प्रकाश दर्पण के नाम से लिखा। और ये काव्य प्रकाश दर्पण, काव्य प्रकाश किसकी है, काव्य प्रकाश दर्पण किसकी है, तो ये याद रखिएगा। तो ये काव्य प्रकाश मुम्मट साहब की है और काव्य प्रकाश दर्पण ये विश्वनाथ जी की है। फिर कंसवध, ये काव्य है और इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर कंस के वध तक का वर्णन किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, जो कंसवध रचना है इनकी, इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर कंस के वध तक का वर्णन, यानी महाभारत कथानक है। इसका कथानक क्या हो गया, महाभारत ही हो गया। और क्या है, ये काव्य है। तो रट लीजिएगा सीधे सीधे। और सभी की पीडीएफ आपको वहीं जहां पर अपलोड होती है, जो प्रश्नोत्तरी वाली पीडीएफ जहां अपलोड होती है, इसकी भी वहीं अपलोड हो जाएगी। जो छंद है उसकी भी वहीं अपलोड हो जाती है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग मैसेज वगैरह ना किया करें, सीधा सीधा हमने एक बार आपको बता दिया है कि सभी की पीडीएफ जहां आपको मिलती वहीं आपको मिलेगी और कहीं आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसकी भी पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगी। अगर समय नहीं है तो सीधा सीधा आप पीडीएफ से देख लो। अगर थोड़ा बहुत समय 10 मिनट का भी आपके पास है तो इसको नोट कर लो, नोट कर लोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। नोट करने से आपको याददाश्त भी आती रहेगी, क्योंकि एक बार पढ़ोगे, एक बार लिखोगे, एक बार नोट करोगे तो ज़्यादा कुछ याद होगा, ना कि पीडीएफ के चक्कर में ना ही पढ़िए। अगर समय बहुत कम बचा है तो पीडीएफ से रट लीजिए, लेकिन हाँ रट लीजिए, फिर सारा रट लीजिएगा। ये नहीं कि आप पीडीएफ सीधा सीधा ले लिए और उसको रटाई नहीं और सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, बाद में पछतावा ही होगा। तो अभी यही काम करना कि पूरा पीडीएफ, जितने भी हमने संस्कृत साहित्य के पीडीएफ दे दिए, जो प्रश्नोत्तरी की पीडीएफ है, 1 हफ्ते का समय बचा है, पूरा रट डालिए। तो सभी को फिर विदा लेते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपको संस्कृत साहित्य की। तो सभी को भैया राधे राधे, नमो बुद्धाय।